बुढ़िया किसी जरूरत से शहर जा रही थी। रास्ते में उसे दो चालबाज ठग मिल गए। उन्होंने देख लिया कि बुढ़िया मालदार है और सोचने लगे कि इसे ठगने का कोई उपाय निकाला जाए। लेकिन बुढ़िया भी कोई साधारण और सीधी सादी नहीं थी। उसने भी जीवन के लंबे अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह पहले से ही सतर्क होकर चल रही थी। ठग जल्दी ही बुढ़िया से आ मिले और बड़े अदब से सलाम कर बोले, नानी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, जीते रहो बेटा, मैं शहर जा रही हूँ। ठग बोले, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि आपको संगत मिल गई, रास्ता बातें करते हुए आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मा शहर में कोई खास काम है? बुढ़िया बोली, बेटा बेटी की शादी करनी है, महंगाई के इस जमाने में खर्चे पूरे करना आसान नहीं। कुछ गहने रखे थे, सोचा कि उन्हें बेचकर कुछ इंतजाम कर लूं। ठगों ने चालाकी से कहा, बिल्कुल, गहने तो इसी के लिए रखे जाते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरे ठग ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा नानी अम्मा कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ताकि सफर मजेदार हो जाए। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बात तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही। पहले तुम लोग कोई कहानी सुनाओ, फिर शायद मुझे भी कुछ याद आ जाए। पहले ठग ने चालाकी से कहा, नानी अम्मा और सुनी सुनाई कहानियों से जी भर गया है। इस बार मैं आपको अपनी आपबीती सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर आपने इस घटना को झूठ समझा तो आपको हमें अपना एक गहना देना होगा। बुढ़िया जो पहले ही ठगों की नीयत भांप चुकी थी, समझ गई कि वे उसे किसी चाल में फंसाना चाहते हैं। उसने सतर्क होकर कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं इसे झूठ क्यों कहूंगी। चलो सुनाओ अपनी कहानी, सफर भी कट जाएगा। पहला ठग कहानी सुनाने लगा। बचपन की बात है, मैं एक गली से गुजर रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक लकड़ी की गेंद पड़ी मिली। ज्यों ही मैंने उसे ठोकर मारी, वह जादुई गेंद फट गई और उसमें से एक जिन निकलकर आसमान की ओर उड़ गया। मैं उसे हैरानी से देखता रहा, लेकिन अचानक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। जब मैंने जमीन पर फिर से देखा तो वही जिन मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मेरी नजरें उससे मिली, वह मेरी आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में समाने लगा। जिन के मेरे जिस्म में समाते ही मुझे भी उड़ने की शक्ति मिल गई। मैं भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते मेरी भिड़ंत एक औकाब से हो गई। उसने झपट्टा मारकर मेरी दोनों आंखें निकाल लीं और मुझे अपनी चोंच से मार मारकर समुद्र में गिरा दिया। ठग अपनी कहानी बड़े जोश से सुना रहा था कि अचानक उसने कहानी के असर का अंदाजा लगाने के लिए बुढ़िया से पूछा, क्यों नानी अम्मा? तो नहीं बोल रहा। बुढ़िया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे? जिंदगी में इंसान को ऐसे ही अजीब और गरीब हालात का सामना करना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ, आगे बताओ, समुद्र से तुम जिंदा कैसे निकले? ठग ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे ही मैं समुद्र में गिरा, मुझे महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी एक विशालकाय मछली अपना खौफनाक जबड़ा खोले मेरी ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल उसने मुझे निगल लिया। संयोग से कुछ ही देर बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा इतनी बड़ी और शानदार मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के कोतवाल के घर एक भव्य दावत का आयोजन किया जा रहा था और दावत के लिए मछली पकाने की जिम्मेदारी उसी मछुआरे को सौंपी गई थी। मछुआरा मछली को जिंदा ही अपने ठेले पर रखकर कोतवाल के घर ले गया। इतनी उम्दा और विशाल मछली देखकर कोतवाल ने मछुआरे को ढेर सारे इनाम दिए और तुरंत बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि इस मछली को अच्छी तरह साफ करके स्वादिष्ट पकवान तैयार किया जाए ताकि मेहमान इस दावत को हमेशा याद रखें। बावर्ची ने मछली की सफाई के लिए जैसे ही अपने औजार निकाले, मछली ने अचानक छलांग लगाई और झपट कर बावर्ची को पकड़ लिया। अगले ही पल मछली ने बावर्ची को जिंदा निगल लिया। बावर्ची के सहायक यह नजारा देखकर जोर जोर से चीखने लगे, जिससे कोतवाल साहब खुद वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत एक हकीम को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि मछली का पेट बहुत एहतियात से छाक किया जाए ताकि बावर्ची सही सलामत बाहर आ सके। जब मछली का पेट काटा गया तो अंदर से सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि मेरी आंखें जो उकाब ने निकाल ली थीं, वे भी अब बिल्कुल सही हो चुकी थीं। मैं पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहा था। बावर्ची को देखकर लोग पहले ही चौंक गए थे, लेकिन जब उसके साथ मैं भी बाहर आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब सोचने लगे कि मछली के पेट में जाकर एक बावर्ची कैसे दो हो गया। मेरी अनोखी दास्तान सुनकर कोतवाल साहब बहुत खुश हुए।
उन्होंने मुझे बेहतरीन कपड़े पहनने को दिए और दावत में शरीक होने का न्योता दिया। उसी दिन से कोतवाल साहब मुझे जानने लगे और मेरी बहुत इज्जत करने लगे। ठग की कहानी सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेपरवाही से कहा, बेटा, तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। लेकिन बुढ़िया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ठग सिर्फ उसे मूर्ख बनाने के लिए इतनी ऊटपटांग कहानियां सुना रहा है। परंतु बुढ़िया ने भी ठगों को उनकी ही चाल में उलझाने का फैसला कर लिया था। बुढ़िया की बात सुनकर ठगों ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा था कि बुढ़िया उनकी झूठी कहानी को नकार देगी और वे उसका जेवर हड़प लेंगे। लेकिन जब उनका तीर निशाने पर नहीं बैठा तो वे भीतर ही भीतर घबरा गए। फिर भी अपनी परेशानी छुपाते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, नानी अम्मा, अब आप भी कोई ऐसी आपबीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो अब इस बुढ़ापे में क्यों झूठ बोलकर अपनी साख खराब करूं? लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं तुम दोनों से 100 रुपए वसूल करूंगी। ठगों को लगा कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद उन्हें एक बार फिर उसे फांसने का मौका मिल जाएगा। वे खुशी खुशी बोले, हाँ नानी अम्मा, हमें यह शर्त मंजूर है। बुढ़िया ने अपनी कहानी शुरू की, बेटा, मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी हुई तो दहेज में उसने मुझे बैलों की एक जोड़ी भी दी। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांवों से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन खेतों में काम करते करते दोनों बैल आपस में भिड़ गए। एक बैल ने दूसरे के माथे पर इतनी जोर से सींग मारा कि गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया, पर घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना जाने कहां से एक रुई का बीज उस जख्म में चला गया। हमने बहुत कोशिश की, पर वह निकल नहीं सका। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वह इतना बड़ा हो गया कि उसमें उम्दा किस्म की कपास उगने लगी। हमने उस कपास को इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरह हमारे पास बहुत सारी कपास जमा हो गई। जब यह खबर दूर दूर तक फैली तो लोगों की भीड़ हमारे घर उमड़ पड़ी। सभी इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और उसकी दर्शन फीस 4 आने प्रति व्यक्ति रख दी। बैल दर्शन से हमें इतनी कमाई होने लगी कि हमारे दिन फिर गए। इतना पैसा जमा हो गया कि हमने कई औरतों को रुई धुनने पर लगा दिया, चरखों पर सूत काटना शुरू करवा दिया और बुनकरों से कपड़ा तैयार करवाने लगे। धीरे धीरे हमारे पास कपड़ों के ढेर लग गए, जिनमें खेस, कंबल नुमा कपड़ा खास तौर पर बहुत उम्दा बुने गए थे। एक दिन जब हमने कपड़ों का हिसाब लगाया तो पता चला कि 2 खेस चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश की, मगर आज तक उनका कोई पता नहीं चला। इतना कहकर बुढ़िया ने ठगों की ओर गहरी नजरों से देखा और बोली, बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, जो खेस आज तक गायब थे वही तो तुम दोनों ने ओढ़ रखे हैं। शराफत इसी में है कि फौरन इन्हें वापस कर दो। बुढ़िया की यह बात सुनकर दोनों ठग सकते में आ गए। वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शर्त हारने के डर से उन्होंने बिना कोई हीला हवाला किए झटपट अपने अपने खेस उतारकर बुढ़िया को सौंप दिए। बुढ़िया ने दोनों खेस संभालकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो हाँ बेटा, इसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी बेहतरीन मलमल तैयार की थी जिसे लोग पगड़ियां बनाने के लिए हाथों हाथ खरीद ले जाते थे। लेकिन देखा तो पता चला कि मलमल का एक पूरा थान चोरी हो गया। बहुत तलाश की, पर उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। मगर अब मैं देख रही हूं कि तुम दोनों ने जो पगड़ियां बांध रखी हैं वे यकीनन उसी चोरी हुए मलमल के थान से बनी हैं। यह सुनकर ठगों के तो होश उड़ गए। वे सोच रहे थे कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अगर वे पगड़ियां नहीं उतारते तो शर्त के मुताबिक उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे। मजबूरन दोनों ने अपनी पगड़ियां भी उतारकर बुढ़िया को सौंप दी। अब ठगों को डर लगने लगा कि अगर बुढ़िया ने अपनी कहानी और आगे बढ़ाई ही उनके कुर्ते और धोती भी ना उतरवा ले। इसलिए उनमें से एक ठग ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, नानी अम्मा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ लाई हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, अब तो शहर आ ही गया समझो। मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से कहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे। ठगों ने सोचा कि यह तो अच्छा हुआ। वे दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और मन में योजना बनाने लगे। अच्छा बुढ़िया, तुम अपने जेवर तो बेच लो, फिर देखते हैं कि तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। कुछ ही देर में वे तीनों शहर पहुंच गए।
जब वे सुनार की दुकान के पास पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने ही अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा, यह रही सुनार की दुकान, तुम यहीं ठहरो, मैं जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग खुशी खुशी दुकान के बाहर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब जल्द ही उन्हें अपना मौका मिलेगा। बुढ़िया अंदर पहुंची और सुनार से कहा, बेटा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ। सुनार हैरानी से बोला, कौन से नौकर अम्मा? बुढ़िया ने दुकान के बाहर बैठे ठगों की ओर इशारा करते हुए कहा, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो खरीद लीजिए। सुनार ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बस 500 रुपए। सुनार ने थोड़ा अचरज से कहा, 500 तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 400 रुपए में तय होता देख बुढ़िया ने सोचा कि अब थोड़ा दिखावा करना जरूरी है। वह सोचने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा जरा रुको, मैं अपने नौकरों से भी पूछ लूं कि वे दोनों अलग अलग बिकना चाहते हैं या एक ही जगह। फिर उसने ऊंची आवाज में बाहर बैठे ठगों से पूछा, बेटा, यह बताओ कि तुम्हें एक एक करके बेचना चाहिए या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं? ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही हैं। वे वहीं बैठे बैठे खुशी से बोले, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की जरूरत नहीं। सुनार ने यह सुनकर संतोष की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सौदा पूरी रजामंदी से तय हो रहा है। उसने खुशी खुशी 400 रुपए बुढ़िया को थमा दिए। बुढ़िया ने पैसे जेब में डाले और दुकान से बाहर निकलने लगी। तभी ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा, भूख तो पहले से ही लगी थी, अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा कराइए। बुढ़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घबराओ मत बेटा, तुम्हें खाना भी मिलेगा और मिठाई भी, बस यहीं ठहरो। जाते जाते एक ठग ने फिर आवाज लगाई, बड़ी अम्मा, मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटा, और फिर धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। अब दोनों ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे गप्पे हाँकने लगे। इधर सुनार ने जब देखा कि उसके नए नौकर बाहर बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलाया और डांटना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों ठग सिर झुकाकर चुपचाप सुनार की डांट सहते रहे, लेकिन जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो उनके होश उड़ गए। अब पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यह उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।